वेलकम बैक ऑन एपिसोड 13। अब तक हमने 12 एपिसोड कवर कर लिए हैं रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस की सीरीज़ के, जिसमें कि हमने 79 कोटेशन को टच किया है, उनको समझा है, उनसे कुछ आइडियाज़ निकाले हैं जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी लाइफ में। और आज हम 79 कोटेशंस को टच करने के बाद आज 13 एपिसोड में, यानी कि 13वें एपिसोड में हम बात करेंगे आगे के जो कोटेशंस हैं रॉबर्ट कियोसाकी के, उनके बारे में। तो आगे बोलते हैं कियोसाकी, द वेल्थी बाय लग्जरीज लास्ट वाइल द पुअर एंड मिडिल क्लास टेंड टू बाय लग्जरीज फर्स्ट। अब ये बड़ा पावरफुल कोटेशन है रॉबर्ट कियोसाकी का। अब रॉबर्ट कियोसाकी को भी समझने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, या वो खुद की बात नहीं कर रहे या सिर्फ खुद की नॉलेज ही शेयर नहीं कर रहे, वो थॉट प्रोसेस बता रहे हैं वेल्दी पीपल का। जो वेल्थी लोग हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, चाहे वो कोई भी हो। जो भी वेल्थी होगा उसके पास ये माइंडसेट होगा, उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी ही होगी मनी को लेकर के। तो रॉबर्ट कियोसाकी को समझने का मतलब है कि सारे वेल्थी पर्सन्स का थॉट प्रोसेस समझ जाना, हम समझ पाएंगे कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है। तो क्या बोलते हैं कियोसाकी कि वेल्दी जो कि रिचेस्ट पर्सन होता है वो लग्जरीज को लास्ट में बाय करता है। क्यों? पहले बाय क्यों नहीं करता? और बोलते हैं आगे कि जो पुअर होते हैं और मिडिल क्लास होते हैं वो लग्जरीज को पहले बाय करना चाहते हैं, यानी कि एक्सपेंसिव चीज़ों को, ब्रांडेड चीज़ों को, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को पहले बाय करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी इनकम इतनी ना हो, उनकी रिसोर्स इनकम जहाँ से इनकम आ रही है, कैश फ्लो आ रहा है, वो इतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि वो अफोर्ड कर पाएँ उस प्रोडक्ट को जो कि वो लेना चाहते हैं, लग्जरीज़ को बाय करना चाहते हैं। नई कार लेना चाहते हैं, नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, नए कपड़े लेना चाहते हैं ब्रांडेड, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो लेना चाहते हैं। और रिच पर्सन, जो वेल्दी पर्सन होता है, वो लास्ट में इन सब चीज़ों को बाय करता है। क्यों बाय करता है लास्ट में, पहले क्यों नहीं करता? तो जो रिचेस्ट पर्सन होता है, ये वेल्दी पर्सन होता है, उसका सारा फोकस कहाँ होता है कि जो भी उसके पास इनकम है, जो भी उसके पास कैपिटल है, वो उस कैपिटल को यूज़ करे खुद का रिकरिंग रेवेन्यू बनाने में, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल को बिल्ड करने में, यानी कि खुद का पर्सनल रिसोर्स बनाने में। हो सकता है कि जो उसका इनकम का सोर्स है अभी एक वेल्दी पर्सन का, वेल्दी तो वैसे उसे ही बोलेंगे जिसका पर्सनल रिसोर्स हो जाए, जिसका खुद का एक इनकम सोर्स आ जाए, खुद के पर्सनल सोर्स से। तो जो एक वेल्दी पर्सन है, जो एक रिचेस्ट पर्सन है, वो लग्जरी को लास्ट में बाय क्यों करता है, पहले बाय क्यों नहीं करता, पहले क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि वो रिचेस्ट है, वो वेल्दी है, तो उसका मतलब कि वो, उसके पास पैसा है, उसके पास मनी है, लेकिन फिर भी वो उस मनी को लग्जरीज प्रोडक्ट को बाय करने में, लग्जरीज चीज़ों को बाय करने में वेस्ट नहीं करता। क्यों क्यों नहीं खरीदता वो लग्जरीज चीज़ें पहले? क्योंकि जो उसके पास पैसा है, जो उसके पास कैपिटल पड़ा है, जो उसके पास मनी है, वो उसको इन्वेस्ट करता है, कंज्यूम नहीं करता। और जब वो उस इनकम को, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, तो उस पैसे से क्या होगा? इन्वेस्ट करने से क्या होता है? मनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और मनी की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में उस पर्सन की वैल्यू भी बढ़ेगी जो उस मनी को हैंडल करना जानता है, जो उस मनी को इन्वेस्ट करना जानता है। तो वेल्दी पर्सन अपना पूरा जो इनकम है, पूरा जो कैपिटल है, वो 90% इसी में लगाता है कि वो किस तरह से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर पाए, और ज़्यादा बिजनेसेस पे फोकस कर पाए, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देख पाए, जिससे कि वो अपना पर्सनल रिसोर्स क्रिएट कर पाएगा, इनकम का, कैश फ्लो का। और वो जो इनकम आएगी, वो जो कैपिटल आएगी, उस कैपिटल से वो लग्जरीज को बाय करता है। कहना चाहिए कि वेल्दी पर्सन लग्जरीज प्रोडक्ट्स, लग्जरीज चीज़ों को बाय नहीं करता, खरीदता नहीं है, खुद से नहीं खरीदता, खुद से मेहनत करके नहीं खरीदता। वो एक सिस्टम क्रिएट कर देता है, एक सिस्टम बना देता है, अपने जो उसके पास मनी पड़ा है, जो उसके पास कैपिटल पड़ा है, उसको इन्वेस्ट करके एक ऐसा सिस्टम बना देता है कि जो वो सिस्टम फिर खुद ही अपने आप उसके लिए मनी को प्रोड्यूस करता है, यानी कि मनी उसके लिए वर्क करती है। मनी वर्क फॉर देम, ही डोंट वर्क फॉर मनी, है ना कमाल का पॉइंट। यानी कि वो अपने मनी को खुद के लिए काम करने पर लगा देता है। मनी मतलब क्या है कि वो एक सिस्टम क्रिएट कर देता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, चाहे वो बिज़नेस के थ्रू हो, वो किसी भी तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। और उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि जब उसके पास एक अपना पर्सनल रिसोर्स बन जाता है इनकम का,
तो उस इनकम से खुद के लिए लग्जरीज चीज़ों को बाय करता है। खुद से तो उसने वर्क करा नहीं ना उस प्रोडक्ट के लिए या उस लग्जरीज चीज़ों के लिए। तो वो कहाँ से आई? वो उसकी इन्वेस्टमेंट से आई, जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, जो उसने सेक्रीफाइस किए थे, जो उसने अपना दिमाग लगाया था कि अभी मेरे को लग्जरी चीज़ें बाई नहीं करनी है, अभी मुझे अपने काम पे फोकस करना है, अपना सिस्टम बनाना है, अपना रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बनाना है, जिससे कि बार बार जो इनकम है, जो कैश फ्लो है वो आता रहे। उसके बाद लग्जरी मुझको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लग्जरीज जो चीज़ें हैं, लग्जरीज जो प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद ही ये सिस्टम मेरे को ख़रीद करके देगा। तो ये माइंडसेट होता है एक रिच पर्सन का। जबकि क्या होता है कि जो पुअर लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो लग्जरीज चीज़ों को पहले ख़रीदना चाहते हैं, और जो वेल्दी पर्सन होते हैं वो तो लास्ट में ख़रीदना चाहते हैं। तो लास्ट में क्यों ख़रीदना चाहते हैं वो मैंने अब तक आपको बताया। अब बात करते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग लग्जरीज चीज़ों को पहले बाय करना क्यों चाहते हैं, पहले क्यों ख़रीदना चाहते हैं? क्योंकि इमोशनल डिसिप्लिन है हमारे पास। पुअर पर्सन के पास या मिडिल क्लास पर्सन के पास इमोशनल डिसिप्लिन है, अपने इमोशन की बेस पे चलता है। क्योंकि अब अच्छा तो लगता है ना कि एक लग्जरीज प्रोडक्ट हो, लग्जरीज चीज़ें हो हमारे पास, अच्छे से अच्छा कंफर्टेबल हो, बेस्ट क्वालिटी के हमारे पास क्लोथ्स हों, बेस्ट ब्रांड के हमारे पास जो भी हम ख़रीदें, जो भी हम बाय करें वो बेस्ट क्वालिटी का हो। ये सभी चाहते हैं, रिच पर्सन भी चाहता है, वेल्दी पर्सन भी चाहता है, लेकिन वो ये गलती करता नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने काम करके, अपना टाइम दे करके कुछ पैसा वहाँ से अर्न किया, तो अब एक आपके पास ऑप्शन ये है कि उस अर्न करे हुए पैसे को आप कंज्यूम कर लो, आप कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर लो, आप कुछ लग्जरीज चीज़ों को ख़रीद लो, और आपका जो पैसा है, आपने जो इनकम अर्न किया वो ख़त्म हो गया, और जो आपने प्रोडक्ट बाय करा, जो भी आपने नई चीज़ ख़रीदी, उसका जो प्राइस है वो ख़रीदने के बाद एक दिन के बाद ही या 1-2 घंटे के बाद ही या एक दिन के बाद ही कह लेते हैं, उसके बाद उसका प्राइस वही सेम नहीं रहेगा जिससे कि आपने उस प्रोडक्ट को बाय करा था। जिस प्राइस पे आपने उस प्रोडक्ट को बाय करा था वो प्राइस सेम नहीं रहेगा। हो सकता है आपने फ़ोन बाय करा हो नया, तो 2 महीने बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी कि आपने ख़रीदा। जो आपने अर्न किया, जो आपने मेहनत करके, अपना टाइम लगा करके कुछ पैसे अर्न करे, उससे जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, ना कि इंक्रीज़ हुई। और दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन ये भी था, जब आपने कुछ पैसे अर्न करे, कुछ पैसे कमाए, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी था कि आप उस पैसे को खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, बुक्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, कि मनी को यूज़ कैसे करते हैं, मनी काम कैसे करती है, ये कैश फ्लो क्या होता है, डेट मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इस सब में, इस नॉलेज में अगर आप अपने मनी का कुछ पोर्शन, ज़्यादा नहीं लगता, मुश्किल से हार्डली 500 रुपीज़ पर मंथ लगेगा, या 2-3 मंथ के लिए भी लग सकता है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर पाओ खुद के ऊपर, खुद के माइंड के ऊपर, तो आपको नई नई पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी कि किस तरह से मनी वर्क करता है, किस तरह से हम मनी को यूज़ कर सकते हैं, डेट फ्री रह सकते हैं। सबसे पहले खुद को पैसे देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो एक कमाल की बुक है जॉर्ज क्लैसन की, उसमें कमाल के प्रिंसिपल दिए गए हैं वेल्थ को लेकर के, कि कैसे हमको सबसे पहले खुद को पैसा देना होगा। यानी कि जो भी हम अर्न करते हैं, हम अपने बिल्स पे करते हैं, हम सब कुछ अपना जो भी मंथली एक्सपेंस होता है उसको पे करते हैं, लेकिन कभी खुद को पे नहीं करते। तो इस वजह से ही हम अपनी पूरी लाइफ में सफ़र करते रहते हैं मनी को लेकर के। क्योंकि और बड़ी कमाल की बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसमें बताते हैं ऑथर कि हम अपनी इनकम का अगर 10% सेव करने लग जाएं हर मंथ, तो कमाल का मैजिक क्रिएट हो सकता है, और अपनी डेट को रिड्यूस कर दें। जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, उसको डिक्रीज़ कर दें, उसको मैक्सिमाइज़ ना करें, तो कुछ कमाल का हो सकता है। हमारे पास एक कैपिटल बच सकती है जिसको कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे इन्वेस्टमेंट से दोबारा री इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह से ये ग्रोथ होगी और जे कर्व लेगी। तो इमोशनल डिसिप्लिन क्यों है हम सब के अंदर, जो पुअर हैं, जो मिडिल क्लास हैं? वो इसीलिए है क्योंकि स्टेटस दिखाने में मज़ा आता है, शो ऑफ करने में मज़ा आता है। यही तो रीज़न है कि लग्जरियस चीज़ों को बाय करना, ब्रांडेड कपड़ों को बाय करना, दिखाना कि यार हमारे पास तो एप्पल का मोबाइल है, iPhone 13 Pro चल रहा है, ये तो हमारे पास है लेटेस्ट, अभी आया नहीं है,
प्री बुक हमने कर लिया है पहले ही, भले ही जेब में हमारे पास पैसा ना हो, ईएमआई पे बाई कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो ऐसी हरकतें करोगे तो फिर क्या होगा? इमोशनल डिसिप्लिन। और इमोशनल डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमको अच्छा लगे वो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, अभी अच्छा हो सकता है शॉर्ट टर्म में कि आपको प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? कभी सोचा है? 5 ईयर डाउन द लाइन अगर आपका ये इमोशनल डिसिप्लिन बना रहे और आप ऐसी हरकतें करते रहो तो डेट में फंसोगे। हमेशा मनी के लिए काम करते रहोगे, कभी भी मनी आपके लिए काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने अपने इमोशनल डिसिप्लिन को अपने ऊपर हावी होने दिया है। और बोलना चाहिए इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है, इमोशनल हैबिट है। डिसिप्लिन और हैबिट मतलब, आप बोलोगे डिसिप्लिन कहो चाहे हैबिट कहो, बात तो एक ही है। इमोशनल डिसिप्लिन और इमोशनल हैबिट यानी कि हमारी आदत ही है कि हम अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम अपने स्टेटस को दिखाने के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमारा स्टेटस तो बड़ा अच्छा होना चाहिए, हम तो बड़े ब्रांडेड हैं जी। तो ये क्यों है? पूरा मार्केटिंग है। पूरी की पूरी जो मार्केट प्लेस है वो किसी लिए है? वो मार्केट कर रही है कि नए से नए प्रोडक्ट आप बाई करो, अपडेटेड रहो, लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करो। जो वर्जन पुराने हो गए हैं उनको छोड़ो। अगर आपने उनको अभी भी रखा हुआ है तो यानी कि आप उतने स्मार्ट नहीं हो, या उतने आपका जो स्टेटस है वो उतना हाई नहीं है। तो ये तो हम देखते ही आ रहे हैं अपनी पूरी लाइफ में, अभी तक जितना भी हमने देखा है, जितना भी हम चारों तरफ अपने देखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना हमारा जो माइंड है वो प्रोग्राम होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा हैबिट है वो बिल्ड होती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप इंडिया में और चाइनीज़ बोलने लग जाओ। तो चाइनीज़ अगर आपको बोलनी है या आप बोलना चाहते हो तो चाइना में रहना पड़ेगा 3-4 साल या 5-6 साल, तो तब जा कर के चाइनीज़ आपको आ सकती है। वैसे मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से इमोशनल डिसिप्लिन, इमोशनल हैबिट हमारे अंदर है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अनुशासन। हिंदी में अनुशासन वर्ड है। अनु मतलब खुद से खुद पर शासन, खुद पर शासन मीन्स अनुशासन। हैबिट मतलब क्या है? कि अनकॉन्शियसली हम एक्ट करते हैं अपने हैबिट के अकॉर्डिंग। और डिसिप्लिन मतलब क्या है? कि हम कॉन्शियसली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्ट कर रहे हैं लगातार, जब तक कि वो डिसिप्लिन हैबिट ना बन जाए। तो शुरुआत में हमने तो हैबिट के अकॉर्डिंग ही इसको अडेप्ट किया है, लेकिन अब हमको नई डिसिप्लिन की ज़रूरत है। वो डिसिप्लिन क्या है? कि हम अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग एक्ट करें, इंटेलिजेंस को यूज़ करें। इंटेलिजेंस को यूज़ करने का मतलब क्या है? अपने इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन बनाएं, कि थोड़ी सी तो बुद्धि लगाएं कि हम कर क्या रहे हैं, बात बोल क्या रहे हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी कि वो लग्जरीज़ को लास्ट में बाय करते हैं, और हम सब क्या करते हैं? हम लग्जरीज़ को सबसे पहले बाय करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ चाहते हैं, कर नहीं सकते बाय। इतना कैपिटल नहीं है हमारे पास, इतनी इनकम नहीं है हमारी जो हम लग्जरीज़ को बाय कर पाएँ। तो हम क्या रास्ता अपनाते हैं? अब बुद्धि कहाँ लगाते हैं? अब इंटेलिजेंस को कहाँ यूज़ करते हैं कि अच्छा इनकम तो हमारी नहीं है इतनी, और हमको प्रोडक्ट बाय भी करना है, हमको चाहिए भी है ब्रांडेड प्रोडक्ट, तो क्या करा जाए? तो अब कंपनी बैठी है, मार्केट प्लेस है पूरा का पूरा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उनका फ़ायदा होना चाहिए, आप मरो बचो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो ईएमआई पे फाइनेंस जो कंपनियां हैं तो वो आपको ईएमआई पे दे देंगी प्रोडक्ट, जी लेके जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देते रहना, 2-2 हज़ार रुपये देते रहना, 2,000 रुपीज़ पे कर लेना, कोई बात नहीं। आप भी बोलते हैं हाँ यार वैसे तो मैं ख़रीद नहीं पाऊँगा अपनी पूरी लाइफ में ये प्रोडक्ट, लेकिन ईएमआई पे मैं आराम से थोड़ा थोड़ा तो पोर्शन देना है, तो मैं चीज़ जुड़ जाएगी। यानी कि मैं अपना जो ये लग्जरीज जो भी प्रोडक्ट है, जो भी अप्लाइंसेस है, मैं उसको बाय कर लूँगा, तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और ईएमआई के थ्रू वो कंप्लीट हो जाएगा मेरा जो भी प्राइस है उस प्रोडक्ट का। लेकिन इतनी सी बुद्धि हम नहीं लगाते कि जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, वो इंटरेस्ट रेट कितना हमसे खींच रही हैं। 12%, 15%, 16%, इतना इंटरेस्ट रेट वो हमसे ले रहे हैं, और हम अपनी इनकम का, यानी कि हम मनी के लिए वर्क करके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, जिसमें कि उस कंपनी का भी मार्जिन निकलेगा। वो कंपनी बेवकूफ़ तो होगी नहीं कि वो 20,000 का प्रोडक्ट बनाए और आपको 20 का ही दे दे। वो 25,000 का, 24,000 का कम से कम तो आपको देगी ही, क्योंकि 4,000 रुपये उनका मार्जिन भी तो होना चाहिए कंपनी का। और हम मनी के लिए काम करते हैं, और कंपनीज़ को, ब्रांड्स को मार्जिन वो अपना खींचती हैं, यानी कि जितना बड़ा ब्रांड होगा वो उतना ज़्यादा मार्जिन अपना कमाएगी उस पर। और ऊपर से अगर हमने फाइनेंस करा लिया उसको,
तो बैंक्स अपना जो फाइनेंशियर हैं, जो फाइनेंस करती हैं प्रोडक्ट्स को, वो भी अपना जो मार्जिन है वो अपना मार्जिन कमाएंगी। तो वो तो कमा लेते हैं अपने प्रोडक्ट को बेच करके, अपने फाइनेंस कर करके प्रोडक्ट को, लेकिन हम हमेशा मनी के लिए काम करते रह जाते हैं। थोड़ी सी इंटेलिजेंस हमको यूज़ करनी होगी कि कैसे हम इस रेड रेस से बाहर निकल पाएँ और देख पाएँ कि क्या हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा। तो अगर हम भी अपनी इनकम को सेव करके, उसको इन्वेस्ट करके शो ऑफ ना करें ज़्यादा, शो ऑफ मतलब शो ऑफ, यानी कि जो शो है, जो एक गेम है, वो ऑफ हो गया, शो ही ऑफ हो गया। तो शो ऑफ करोगे तो शो को ऑफ होना पड़ जाएगा, आपका माइंड ऑफ हो जाएगा, आपका जो फ्यूचर है वो ऑफ हो जाएगा, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऑफ हो जाएगी। पर बजाय आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करो और देखो कि आपके लिए क्या सही है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लगता है वो आपके लिए सही होगा, जो आपकी फीलिंग्स आपको बोल रही हैं वो आपके लिए सही होगा, जो आपके इमोशंस आपको बोल रहे हैं वो आपके लिए सही होगा। तो इंटेलिजेंस को बीच में ला करके आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंग चलूँगा तो कितना बुरी तरह से मैं फंस जाऊँगा डेट में। फाइनेंशियल मेरी कंडीशंस कैसी होंगी अगर मैं अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चला और इन प्रोडक्ट्स को बाय करता चला गया और EMI की इंटरेस्ट पे करता चला गया। अभी कुछ टाइम पहले कॉल आया बैंक से मेरे को कि सर आपको ऑफ़र चल रहा है, आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहोगे। तो अगर मैंने रॉबर्ट कियोसाकी बुक्स ना पढ़ी होती और इतनी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर नहीं करी होती तो मैं बोलता जी बिल्कुल क्रेडिट कार्ड बढ़िया है, ख़रीद लो और प्रोडक्ट बाय करो, और इससे क्या होगा, इससे बैंक हमको पैसा दे देता है, हम बाद में रिफ़ंड कर देंगे, यानी कि हम वापस पे कर देंगे बैंक को। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हम टाइम पे ना कर पाएँ और इंटरेस्ट रेट वो स्टार्ट हो जाए तो एक पूरा का पूरा जाल है, पूरा का पूरा साइकिल है, और अगर साइकिल में हम फंस गए तो बहुत बुरी हालत होगी। तो तब तक क्रेडिट कार्ड को मेरे अकॉर्डिंग यूज़ मत करो जब तक कि आपके पास पर्सनल रिसोर्सेज ना हो, यानी खुद के रिसोर्स ना हो। और डेट भी कम से कम अपना रखो, ज़्यादा डेट को बढ़ाओ मत, ज़्यादा डेट को हैवी मत करो कि आपकी हालत ही ख़राब हो जाए उसको पे करते करते। तो इमोशनल डिसिप्लिन को यहाँ से हटा करके क्या लगाना है, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। इंटेलिजेंस को यूज़ करके गेम चेंज हो सकता है। अगले जो कोटेशन है कियोसाकी का वो है, टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर यू हैव टू बी इमोशनली न्यूट्रल टू विनिंग एंड लूजिंग। यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान या हम एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमको इमोशनली न्यूट्रल रहना होगा सक्सेस से, या मतलब विनिंग से और लूजिंग से, यानी कि जीतने से और हारने से हमको न्यूट्रल रहना होगा इमोशनली। तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं बिज़नेस में या इन्वेस्टर बन सकते हैं एक सक्सेसफुल। तो रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमको इमोशनली न्यूट्रल रहना होगा हार के तरफ भी और जीत की तरफ भी, यानी कि हम जीत की तरफ से भी न्यूट्रल रहें इमोशनली और हार की तरफ से भी न्यूट्रल रहें इमोशनली। तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे एक एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर। वाई? बिकॉज जब एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को रन करता है, मार्केट रिसर्च करता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, उसको मार्केटिंग करता है और देखता है कि प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर अच्छा परफॉर्म कर जाए यानी कंपनी की ग्रोथ हो जाए तो जीत हो रही है, यानी कि सक्सेस मिल रही है जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो सक्सेस है ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर सक्सेस नहीं है हमारे लिए अगर हम इस सक्सेस को अपने सर पर चढ़ा दें, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो और आप इमोशनली न्यूट्रल ना रह करके उस सक्सेस के साथ चिपक जाओ, उस सक्सेस के साथ अटैच हो जाओ। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि आपका जो ध्यान है वो आपके वर्क से हट करके, आपके काम से हट करके, आपके बिजनेस से हट करके उस सक्सेस की तरफ चला गया और आप उस सक्सेस से अटैच हो गए कि यार अब तो हम तो सक्सेसफुल हो गए हैं, हमारी तो ग्रोथ हो रही है, हम तो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कंपटीशन पीछे छूट गया है। तो ऐसा अगर दिमाग में आ जाए तो अगर काम से ध्यान हट जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इमोशनली न्यूट्रल होना पड़ेगा यहाँ पर कि अच्छा सक्सेस आ रही है, ठीक है। और बड़ी कमाल की बात है, फेलियर से तो फिर भी हम सीख सकते हैं क्योंकि वो फेलियर है, लेकिन सक्सेस से सीखना बहुत ही रेयर होता है कि कोई सक्सेस से, अपनी सक्सेस से सीख पाए कि जब हम पर सक्सेस हावी हो जाती है तो हम कैसे
बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, हमारे अंदर ईगो ना आ जाए, इसका हमको ध्यान रखना होगा। और विनिंग से तो हमको डिटैच होना ही चाहिए, न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहिए। विनिंग से भी हमको सीखना होगा कि अच्छा ये चल रहा है, ये जो हमने प्रोडक्ट लाइन, ये जो प्रोडक्ट वैरायटी हमने लाई मार्केट में, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसके बाद हम क्या और ग्रोथ कर सकते हैं, क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या और प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं, या कुछ इसमें और क्रिएटिव ढंग से इसको रीइन्वेंट कर सकते हैं। तो अगर सक्सेस के बाद भी आप उसको डिटैच होकर के देख पाओ, न्यूट्रल स्टेट में रह पाओ और इमोशनली न्यूट्रल होकर के उस सक्सेस को देख पाओ और उससे सीख पाओ, तो आपकी ग्रोथ मैसिवली हो सकती है। गुड टू ग्रेट, यानी कि आप ग्रेट की तरफ, आपकी जो कंपनी है वो ग्रेट की तरफ बढ़ने लग जाएगी। वो एक गुड, अच्छी कंपनी नहीं रहेगी, वो एक महान कंपनी हो जाएगी अगर आप अपनी सक्सेस से सीखना स्टार्ट कर दो। दूसरी तरफ लूजिंग, यानी कि हारना। हो सकता है आपने बिज़नेस स्टार्ट करा, वो ना चला हो, प्रोडक्ट आपने प्लेस करा हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा हो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी हो, प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से मार्केट रिसर्च करने के बाद, मार्केट इवैल्यूएशन करने के बाद हो सकता है कि आपका बिज़नेस इतना ना चल रहा हो या उसमें इतनी ग्रोथ ना आ रही हो, वो जो एक्सपेक्टेशन आपने सेट करी थी वो एक्सपेक्टेशन मीट ना हो रही हो, तो ये एक हार है। तो इस हार से भी सीखना है, यहाँ पर भी न्यूट्रल रहना है इमोशनली। ऐसे नहीं कि यार ये तो बिज़नेस ही ख़राब है, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये तो बिज़नेस हो ही नहीं पा रहा है, तो ये नहीं बोलना है। क्योंकि हो सकता है मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में वो बिज़नेस कोई दूसरा पर्सन कर रहा हो, तो अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ पता नहीं है जो उस पर्सन को पता है। तो जैसे ही आप बोलते हो कि मैं हार रहा हूँ या मैं फ़ेल हो रहा हूँ, तो मुझे इस फेलियर से सीखना होगा कि क्यों मैं फ़ेल हो रहा हूँ, क्या मैं गलती कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको बिज़नेस का बी भी ना पता हो और आप बिज़नेस करने निकल गए हो, या आपने मार्केट की अच्छी तरह से रिसर्च ना करे हो, मार्केट को समझा ही ना हो, अपने प्रोडक्ट को ना समझा हो कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है भी, या सिर्फ वो मेरी इमेजिनेशन है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को लगता है कि मार्केट में चलेगा या मार्केट में इसकी नीड है, और आप खुद ही बना करके अपनी इमेजिनेशन से जी प्रोडक्ट, कस्टमर बोलेगा क्या है भाई हमें तो इसकी नीड ही नहीं है, तो ये प्रोडक्ट क्यों हमको ज़बरदस्ती दान कर रहे हो। तो ऐसी हरकतें ना हो जाएं। तो इसलिए हमको अपनी फेलियर से सीखना होगा कि कस्टमर की प्रॉब्लम को, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हम बना पाएँ, जो कि बर्निंग डिज़ायर हो कस्टमर का, उसको अगर हम हिट कर पाएँ तो ही जा कर के हम अपनी फेलियर से सीख पाएंगे, अपनी सक्सेस से सीख पाएंगे, और दोनों को छोड़ करके मैसिवली ग्रोथ हमारी बढ़ती चली जाएगी। विनिंग एंड लूजिंग आर जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, यानी कि हारना और जीतना खेल का हिस्सा है। हमको दोनों तरफ, यानी कि विनिंग भी और लूजिंग भी, दोनों की तरफ न्यूट्रल स्टेट में बैठ करके सीखना होगा, अपने फेलियर से भी और अपनी सक्सेस से भी। फेलियर भी ट्रैप है, सक्सेस भी ट्रैप है। सक्सेस अगर सिर पर चढ़ जाए, हमको सिखाएगा क्या, हमको बताएगा क्या, क्या बकवास कर रहा है और कुछ ढंग का काम नहीं है क्या। तो ये सक्सेस दिमाग में बैठ गई, कुछ सीखना नहीं चाहते। फेलियर मतलब क्या, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, कैसे करूँ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ऐसे थॉट्स जब आते हैं तो हम उस काम को क्विट करने के बारे में सोचते हैं, हमारी जो इंस्पिरेशन है वो डाउन होने लगती है। लेकिन अगर हम दोनों के प्रति न्यूट्रल हैं, दोनों के साइड को देखते हैं, कि सक्सेस को भी देखते हैं, उससे भी सीखते हैं, फेलियर को भी देखते हैं, उससे भी सीखते हैं कि फेलियर है, कुछ गलती कर रहा हूँ, ठीक कर लूँगा तो उसके बाद ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो यानी कि फेलियर से भी सीखना है और अपनी रिसर्च को, अपनी स्किल को, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, तो उस फेलियर को हम ओवरकम कर पाएंगे, उस फेलियर से भी हम कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो विनिंग एंड लूजिंग जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, कीप ग्रोइंग। आगे बोलते हैं कियोसाकी, द प्रॉब्लम विद हैविंग अ जॉब इज़ दैट इट गेट्स द वे ऑफ गेटिंग रिच। जॉब के साथ प्रॉब्लम क्या है, जॉब हम करते हैं, हम सभी जॉब करते हैं 90%। जॉब के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो रिच होने के जो रास्ता है उसके बीच में आ जाती है। यानी कि जॉब हमको रिच नहीं होने देती, हमको वेल्दी पर्सन नहीं होने देती, हम मिडिल क्लास रह जाते हैं अपनी जॉब की वजह से। आप बोले कि नहीं नहीं, रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में तो बोलते हैं कि जॉब करते रहो, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो ग्रो ऐप पर, या कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो, जो ऐप हो, तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आप जॉब करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो,
लेकिन सिर्फ जॉब करके ही इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते फाइनेंशियली। आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सीखना होगा, ग्रो होना होगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। आप 8 घंटे की जॉब करने के बाद क्या करते हो अपने बाकी टाइम पे, वो डिसाइड करेगा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, आप वेल्दी हो पाओगे, आप रिच बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जॉब के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो रिच होने के रास्ते में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमको कंफर्ट जोन मिल जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी, मतलब 8 घंटे की जॉब करिए, उसके बाद थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा गॉसिप्स कर लेते हैं फ्रेंड के साथ, थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सुट्टे मार लेते हैं और आराम से मस्ती करते हुए डिनर करके आराम से थोड़ा बहुत इधर उधर व्हाट्सअप फेसबुक थोड़ा चलाया, उसके बाद सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर से अपने काम पे चले गए। तो ऐसे हमारा रूटीन क्रिएट हो जाता है। तो जॉब के साथ प्रॉब्लम यही है कि हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो हमको सीखना होगा, हमको ग्रो करना होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जॉब से निकल करके जो वेल्दी पर्सन हुए हैं वो हैं सुंदर पिचाई, द CEO ऑफ गूगल। वो क्यों बने गूगल के CEO, कभी सोचा है? वो तो IIT के एक इंजीनियर थे जिनको कि प्लेसमेंट मिली थी गूगल में और वहाँ जा कर के वो काम करने लगे थे, एक जॉब थी उनकी। लेकिन आज वो कंपनी के CEO हैं। क्यों हैं वो CEO और क्यों नहीं बने CEO? वो भी और भी तो इंजीनियर्स थे वहाँ कंपनी में, सिर्फ वही क्यों बने? कि वो अलग ही अपनी जॉब को कर रहे थे। हाँ, अलग ही तरह से कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक्स्ट्रा करने की कोशिश में लगे रहते थे। आगे की फ्यूचरिस्टिक उनकी थिंकिंग रहती थी, यानी कि उसमें कुछ इनोवेटिव किस तरह से लाया जा सके। तो जैसे कि उन्होंने क्रोम जो उनका सर्च इंजन है उसको लाए वेबसाइट को सर्च करने का, तो उसकी वजह से वो देख पाए कि माइक्रोसॉफ्ट भी अपना जो सर्च इंजन है वो लाने की तैयारी में है। तो वो उस टाइम उस पर काम कर रहे थे जबकि कोई काम नहीं कर रहा था। वो बाकी सब लोग, बाकी सब इंजीनियर्स अपना काम करके, जो उनका जॉब टाइम है उसको ख़त्म करके चले जा रहे थे। लेकिन जो सुंदर पिचाई थे वो आगे की सोच रहे थे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो मेरे को यहाँ इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो टाइम आया तो कंपनी के डायरेक्टर्स को दिखा होगा कि हाँ, अगर ये चीज़ ना होती तो आज शायद गूगल उस लेवल पे ना होता जिस लेवल पे अभी था। तो इस वजह से वो कंपनी के CEO बन पाए। और कमाल की बात है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल मैप्स का नाम सुना है आपने, हम सब ने सुना है। गूगल मैप्स को हम सब यूज़ करते हैं। कैसे क्रिएट हुआ? सुंदर पिचाई को कहीं जाना था पार्टी में अपनी वाइफ के साथ। वाइफ ने बोला कि मैं तो पहुंच जाऊंगी, तुम कंपनी से आ जाना वहाँ पर पार्टी में, साथ में चलेंगे। तो सुंदर पिचाई जैसे ही काम ख़त्म करके ऑफिस का निकले गाड़ी लेकर के पार्टी की तरफ जहाँ पार्टी हो रही थी। तो जब रास्ते में थे तो रास्ता ही भूल गए भाई अब अमेरिका में तो रास्ता ही कैसा होगा हमें नहीं पता, लेकिन पर रास्ता भूल गए। अब रास्ता भूल गए तो अब कभी इधर जाएं तो कभी उधर जाएं। पार्टी थी 8 बजे, पहुंच रहे हैं वहाँ पर 10 बजे, पार्टी ख़त्म भी हो गई, वाइफ घर भी चली गई। सुंदर पिचाई को लगा अब तो यार प्रॉब्लम हो गई, मैं रास्ता ही भूल गया, मुझको रास्ता ही नहीं मिला। अगले दिन ही वाइफ ने घर में अंदर नहीं आने दिया, तो ऑफिस में रात को सोए। तो पूरे दिन यानी कि पूरे टाइम वो सोचते ही रहे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कि सब क्या सिर्फ मैं ही रास्ता भूल रहा हूँ या और भी लोग रास्ता भूलते होंगे, और लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी। तो एक कस्टमर की प्रॉब्लम को देखा, उससे सिग्नल लिया, और ये कस्टमर खुद कौन थे? सुंदर पिचाई खुद ही थे। ये प्रॉब्लम खुद ही उन्होंने पहले फेस करी, क्योंकि खुद ही कहीं जा रहे थे पार्टी में और खुद का ही रास्ता भूल गए कि वहाँ पर पार्टी में पहुँचना कैसे है। तो प्रोडक्ट बन गया, गूगल मैप्स बना कि जल्दी से फास्टेस्ट रूट क्या है अपनी डेस्टिनी में पहुंचने का, जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। तो इस तरह से गूगल मैप्स बना। इसी तरह से उनकी सुंदर पिचाई की जो लड़की है, एक दिन वो गार्डन में बैठे हुए थे और अपना कुछ पढ़ रहे थे शायद न्यूज़पेपर वगैरह। तो उनकी जो लड़की है, उनकी जो डॉटर है, वो एक फूल को तोड़ करके लेके आई कि पापा ये कौन सा फूल है, इसका नाम क्या है? तो सुंदर पिचाई ने कहा मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या है। तो उनकी डॉटर ने उनका मजाक उड़ा दिया, इतने बड़ी कंपनी के CEO के आपको यही नहीं पता है कि इस फूल का नाम क्या है? तो सुंदर पिचाई को थोड़ा बुरा लग गया कि बात ठीक है, मैं कंपनी का CEO के मेरे को यही नहीं पता कि फूल का नाम क्या है। तो तब वहाँ से क्या निकला? गूगल लेंस। आज हमको गूगल के साइड में एक वॉइस का ऑप्शन होता है और इसके बगल में कैमरे का ऑप्शन होता है, स्कैन करने का ऑप्शन होता है, जिससे कि जैसे हम उसको क्लिक करेंगे गूगल का जो लेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हम किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करके गूगल उसका रिज़ल्ट बता देगा। उसके बारे में जो भी डिटेल्स होगी गूगल के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल कर सामने आ जाएगी। तो इस तरह से गूगल का जो लेंस है
वो प्रोड्यूस हो पाया, वो क्रिएट हो पाया। इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक बार उनकी कंपनी में क्या होता है कि जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो गूगल का, वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कंफर्टेबल है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर कंपनी में लोगों को काम करते हुए। तो एक पर्सन था जो वहाँ पर कंपनी से जल्दी चला जा रहा था, यानी कि जैसे ही छुट्टी होती थी कंपनी की, वो उससे पहले यानी कि जल्दी घर जाने के लिए उसको मची रहती थी कि यार मेरे को जल्दी घर पहुँचना है। तो सुंदर पिचाई को लगा है ये एम्प्लॉय जल्दी क्यों जा रहा है, क्या मतलब इन्वायरमेंट में हमारे वर्क में कुछ कमी आ गई। तो सुंदर पिचाई उससे पूछता है प्रॉब्लम क्या है। तो वो पर्सन बोलता है यार प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो लड़का है वो यूट्यूब में कुछ गलत वीडियोस को देख रहा है। मैंने उसकी वॉच हिस्ट्री चेक करी और मुझे उसमें दिखा कि वो कुछ गलत वीडियोस पर जा रहा है। तो मुझे अपने बच्चे पर ध्यान देना होगा इस टाइम। अगर मैंने इस टाइम अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में चला जाए। तो सुंदर पिचाई को लगा यार बात ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि समझ ही जाओ जो कि कैसी होती हैं, और बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी लीगली एलिजिबल नहीं है उन वीडियोज़ को वॉच करने के लिए। तो सुंदर पिचाई ने वहाँ से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा। वो क्या है, यूट्यूब किड्स, यानी कि बच्चों के लिए ही यूट्यूब अलग कर दिया कि वहाँ पर सिर्फ बच्चों का कंटेंट होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई सेक्सुअलिटी का कंटेंट नहीं होगा। इसलिए हमको जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन दिखाता है इट्स फॉर किड और नॉट। अगर किड्स के लिए तो वहाँ पर कमेंट अलाउड्स नहीं होते हैं। इसी तरह से उन्होंने यूट्यूब किड्स को लॉन्च करा। और एक और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च करा, वो है पेरेंटल कंट्रोल। ये बहुत ही पावरफुल है, यानी कि हम अगर एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को कोई मोबाइल देते हैं या टैबलेट देते हैं स्टडी करने के लिए, और हमको नहीं पता है कि वो उस मोबाइल में क्या कर रहा है, उस टैबलेट में क्या कर रहा है, तो इसलिए सुंदर पिचाई ने एक पेरेंटल कंट्रोल का जो ऐप है वो बनाया कि हम एज अ पेरेंट, मैं नहीं आप, अगर आप पेरेंट हो तो एज अ पेरेंट अपने बच्चे की फ़ोन की एक्टिविटी पर पूरा कंट्रोल रख सकते हो, उसके टैबलेट पर पूरा कंट्रोल रख सकते हो कि वो कौन सा ऐप यूज़ कर रहा है, कितनी देर यूज़ कर रहा है, कौन सी वेबसाइट्स पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्रोम पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, यूट्यूब पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। और आप उसमें लिमिटेशन भी लगा सकते हो कि इससे ज़्यादा वो इस ऐप को यूज़ नहीं कर सकता पर डे, यानी कि 30 मिनट फॉर व्हाट्सअप तो ओनली 30 मिनट्स। उसके बाद ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप बंद हो जाएगा और पूरा उसका डेटा निकल करके सामने आ जाएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन में कि आपका जो बच्चा है उसका जो फ़ोन है वो कितनी देर उसको यूज़ कर रहा है, कौन कौन से ऐप्स को यूज़ कर रहा है। आप चूज़ कर सकते हो कि वो कौन सा ऐप को यूज़ कर सकता है, और आप ब्लॉक कर सकते हो उन ऐप्स को जो आप चाहते हो आपका बच्चा ना देखे या उस पर वो उस ऐप को ना चलाए अपने फ़ोन में। हो सकता है आपने अपने बच्चे को फ़ोन दिया हो या टैबलेट दिया हो स्टडी करने के लिए, लेकिन वो व्हाट्सअप में, पबजी में या फेसबुक में लगा हुआ है, इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, तो आप उन सारे ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद वो चाहे भी तो गूगल प्ले स्टोर से उन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन के। तो ये बहुत ही कमाल का ऐप है जो कि पेरेंटल कंट्रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो इस तरह से सुंदर पिचाई ने पूरा फोकस करा लर्निंग पे, पूरा फोकस करा अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, पूरा फोकस करा कि मैं कैसे कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथफुल बना पाऊँ, और ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट लाइन ऐड करता चला जाऊँ, उसमें यूज़फुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लाता चला जाऊँ, जिस वजह से क्या होगा वो पता ही है कि क्या हुआ। सबसे हाईएस्ट पेड सीईओ हैं वो गूगल के, और शायद पूरे वर्ल्ड के उनसे ज़्यादा फीस या उनसे ज़्यादा सैलरी कोई लेता नहीं है एज अ सीईओ। जॉब अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कंफर्ट जोन में मत रहो। जॉब 8 घंटे की होती है, उसके बाद फ्री टाइम बचता है 4 से 5 घंटे। उस टाइम पे आप क्या करते हो वही डिफ़ाइन करेगा आप वेल्दी होगे या मिडिल क्लास होगे या पुअर बनोगे। तो उस 4 से 5 घंटे के टाइम को अपने नॉलेज पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, तो कुछ कमाल का आप कर पाओगे। लास्ट कोटेशन है आज का, व्हेन टाइम्स आर बैड इज़ व्हेन द रियल एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज। यानी कि जब टाइम ख़राब होता है तब रियल एंटरप्रेन्योर इमर्ज होते हैं, यानी कि जो असली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो निखरते हैं, वो और ज़्यादा शाइन होते हैं जब टाइम ख़राब होता है। क्योंकि अच्छा टाइम हो, प्रोडक्ट चल रहा हो, हाँ मैं भी लेके आ जाता हूँ इसी प्रोडक्ट को तो मेरा भी चल जाएगा, तो ये हो गया एक एंटरप्रेन्योर तो आप हो, एक बिजनेसमैन तो आप हो, लेकिन जब टाइम अच्छा है तभी। लेकिन अगर टाइम ख़राब हो जाए तब, तो वहाँ पर वही सर्वाइव कर पाएगा जो रियल एंटरप्रेन्योर होगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल जो रियल एंटरप्रेन्योर का मेरे माइंड में सबसे पहले आता है वो है स्टीव जॉब्स का, कि खुद ही ने कंपनी बनाई, खुद ही ने उस कंपनी को फाउंड करा,
उस कंपनी का नाम रखा और खुद ही उस पर्सन को, स्टीव जॉब्स को उसी की कंपनी से बाहर कर दिया। तो कितना बैड टाइम रहा होगा स्टीव जॉब्स के लिए। लेकिन रियल एंटरप्रेन्योर थे ना, बाहर निकलते ही जो उनका शेयर था एप्पल में, वो उनको मनी मिली। उस मनी को उन्होंने क्या करा, जेब में रख करके घूम सकते थे, लेकिन नहीं, वो मिलियनेयर थे उस टाइम एप्पल से बाहर निकलने के बाद। लेकिन उस पैसे को वो कंफर्ट जोन में नहीं अटके, वो रियल एंटरप्रेन्योर थे, वो नेक्स्ट में चले गए, एक नेक्स्ट कंपनी को फाउंड करा। उसके बाद पिक्सर में चले गए, पिक्सर कंपनी को ग्रो करा। पिक्सर कंपनी डाउन चल रही थी, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन चल गई थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने उसको ख़रीदा, उसको ग्रो करा, उसको बढ़ाया और टॉय स्टोरीज़ ऐसी ऐसी मूवीज़ को रिलीज़ किया जो कि ब्लॉकबस्टर हैं आज की डेट में। तो समझने वाला पॉइंट ये है कि स्टीव जॉब्स और ज़्यादा मैच्योर हो पाए और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को समझ पाए, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर थे। वो ना भी चाहते तो वो जॉब नहीं कर सकते, वो खाली नहीं बैठ सकते। उन्होंने 2 कंपनियों में काम करा, यानी कि 2 कंपनियों को चलाया। काम करा मतलब 2 कंपनियों पर काम करा, 2 कंपनियों में काम नहीं करा। तो जब एप्पल कंपनी में वापस आए 1997 में, तो पिक्सर भी उनके कंट्रोल में थी, वो पिक्सर को भी हैंडल कर रहे थे और एप्पल को भी रन कर रहे थे। तो ये टाइम उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, पर रियल एंटरप्रेन्योर थे ना। सुबह 7 बजे जाते थे, रात को 9 बजे आते थे, 14 घंटे ऑफिस में स्पेंड करना, घर में आके सिर्फ खाना खाना, थोड़ा टीवी देखना और उसके बाद सो जाना, फिर सुबह 7 बजे ऑफिस में पहुंच जाना। तो ये पर्सन रियल एंटरप्रेन्योर है। इसका डेडिकेशन, इनका थॉट प्रोसेस, इनका परफेक्शनिज्म स्टीव जॉब्स का कमाल का है। और दूसरे एंटरप्रेन्योर का अगर नाम आता है, वो है इलोन मस्क, जो कि पेपैल से बाहर कर दिए गए। वो अपनी शादी में हनीमून पे गए हुए थे और पीछे से बोर्ड ने उनको बाहर कर दिया, इलोन मस्क को। तो अपना जो भी उनका स्टेक था पेपैल में, वहाँ से जो भी इक्विटी वो लेकर के निकले, जो भी कैपिटल वहाँ से उनको मिला, उस कैपिटल को उन्होंने इन्वेस्ट करा, कंज्यूम नहीं करा। अभी बात करी थी ना हमने, लग्जरीज वो लास्ट में बाय करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, खुद के ऊपर। तो इस तरह से शुरुआत हुई स्पेसएक्स की, इस तरह से शुरुआत हुई टेस्ला की, इस तरह से शुरुआत हुई द बोरिंग कंपनी की, सोलर सिटी की, न्यूरालिंक की। तो ये सब कंपनी फाउंड हो पाई जब उनका ख़राब टाइम स्टार्ट हुआ। और ख़राब टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब कब हुआ, जब इलोन मस्क का, जब स्पेसएक्स में वो रॉकेट को रीयूजेबल रॉकेट बना रहे थे और पहला ही जो रॉकेट लॉन्च था, रॉकेट उड़ने से पहले ही ब्लास्ट हो गया, इंजन में आग लग गई। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करा था वो बेकार चला गया। दूसरा रॉकेट लॉन्च करा, वो ऑफ रूट हो गया, स्पेस में गया ही नहीं, पता नहीं कहाँ ऑफ रूट हो गया। तीसरा रॉकेट उन्होंने फिर लॉन्च करा, वो भी ऑफ रूट हो गया। 3 ऑफ रूट हो गए, एक के बाद एक। सारी जो भी कैपिटल था वो ख़त्म होने वाला था, यानी कि ख़त्म ही हो चुका था ऑलमोस्ट। तो अपना घर बेच करके किराए के कमरे में शिफ्ट हो गए, किराए के रूम में शिफ्ट हो गए, सब कुछ दांव पे लगा करके चौथा लॉन्च करा और चौथा लॉन्च में उनको सक्सेस मिल पाई। तो अब ये ख़राब टाइम में रियल एंटरप्रेन्योर का इमर्ज होना है, यानी कि रियल एंटरप्रेन्योर का निखरना है, और ज़्यादा वो निखर पाते हैं। और एक टाइम था जब स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों ही कंपनियों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। 2-3 दिन के अंदर ही या 3-4 दिन के अंदर ही वो बैंकरप्सी के कगार पे आ गई थी स्पेसएक्स और टेस्ला। और इलोन मस्क के पास सिर्फ कुछ ही डॉलर्स बचे हुए थे, कुछ ही कैपिटल बची हुई थी कि वो उस कैपिटल को एक ही कंपनी में लगाएं तो ही एक कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। और अगर उस कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, थोड़ा आधा पार्ट टेस्ला में डाल दें, आधा पार्ट स्पेसएक्स में डाल दें, तो दोनों ही कंपनियां डूब जाएंगी। और उस टाइम शायद टिम कुक को उन्होंने ट्वीट भी करा था कि वो उनकी कंपनी को बाय करने के लिए ऑफ़र दिया था, लेकिन टिम कुक ने मीटिंग करने से ही मना कर दिया था। और अच्छा ही हुआ, ख़राब टाइम में ऐसा होना भी चाहिए। और तब उन्होंने उसी कैपिटल से आधा आधा दोनों में डिवाइड करो, दोनों कंपनी को उठाया, चाहे वो स्पेसएक्स हो चाहे वो टेस्ला हो। और आज तो द बोरिंग कंपनी, द सोलर सिटी, हाइपरलूप, न्यूरालिंक, ये सारी कंपनीज़ के CEO कौन है? इलोन मस्क। तो जितना ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जितना ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। अमेज़न के जंगलों में, अमेज़न के जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। अब इतने इतनी हाइट के क्यों होते हैं वहाँ पर पेड़? क्योंकि वहाँ पर जो जंगल है वो बहुत ही घना है,
यानी कि जो सन की लाइट है, सूरज की जो रोशनी है, वहाँ पर पहुँच नहीं पाती प्रॉपरली। तो अब प्लांट्स को तो लाइट चाहिए ना, रोशनी चाहिए सूरज की सर्वाइव करने के लिए। तो सर्वाइव वही कर पाएगा जो सबसे ज़्यादा ऊपर उठेगा। तो इस वजह से जब कंपटीशन होता है, इस तरह से जब ख़राब टाइम आता है, तो हम उतने ही ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, उतनी ज़्यादा हम ऊपर उठ पाते हैं।